ठीक है, तो ये देखो, आप लोगों को पता है सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, आप सबने देखा है और ये जानते हो ये जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं या डेवलप होते हैं वो डेवलप होते हैं किसके सहारे? उसके लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। मतलब एक कोड लिखना, कोड कैसे लिखोगे? कोड लिखने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? एक लैंग्वेज की। जैसे मान लो हमें तुम्हें कुछ करने के लिए समझाना है, जैसे कि मान लो कोई काम है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम दोनों को हिंदी आती है, तो उस काम को करने के स्टेप्स हम लिख देते हैं कि भाई देख पहले ये कर लेना। जैसे मान लो तुमको यही सिखाएं कि खाना कैसे बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ें एक हिंदी में क्या करेंगे, लिख देंगे, और हमें भी हिंदी आती है, तुम्हें भी हिंदी आती है, तो फिर उसको तुम फॉलो करोगे स्टेप्स को, और अपना जो काम करना है, जो भी खाना बना रहे होगे, जो रेसिपी बना रहे होगे वो बना लोगे, है ना। तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक लैंग्वेज की, एक लैंग्वेज की, और लैंग्वेज ऐसी कि जो दोनों को समझ में है ना। और एक चीज़ ये भी बात समझ लो, अगर तुम पूरा ह्यूमन बीइंग का या इंसानों का इतिहास देखोगे तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि इंसान ने सबसे पहले अचीव की थी वो थी क्या? लैंग्वेज। जब तक लैंग्वेज नहीं थी तब तक देखो, जानवरों और हमारे में यही एक फ़र्क है कि हमारे पास एक भाषा है, जानवरों के पास ये चीज़ नहीं है। और जब तक ये लैंग्वेज नहीं थी तब तक दुनिया बहुत मुश्किल थी। बहुत मुश्किल क्यों थी? तब तक जब तक इंसान बोलता नहीं था। ऐसा नहीं था कि इंसान बोलने लगा, जो बहुत पहले के थे आदिमानव वो बोलते भी नहीं थे, लेकिन किसी को कोई बात इशारों में समझाना हो तो इसमें बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत मेहनत भी लगेगी, और प्लस दूसरी एक चीज़ ये भी रहेगी कि इसको वो बात समझ में आई या ढंग से या नहीं आई, ये चीज़ भी रहेगी। तो इंसान ने जब सीखा क्या, एक भाषा, तब से बड़ी बहुत क्या हो गया, चेंज हो गया। भाषा आ गई तो बोलना शुरू कर दिया, बोलना शुरू किया तो फिर लिखने का तरीका, ये भाई लिखने के तरीके का खोज किया, पढ़ना सीखा। इसके बाद क्या हो गई, सब कुछ दुनिया आगे चलती गई। आगे क्यों चलती जा रही है? क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं वो हम लिख के चले जाते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या होता है, हमारा किया हुआ काम मिल जाता है, अब उसको पुराना काम नहीं करना है, अब उसको कुछ नया सोचना है। यही तो वजह है कि हर पीढ़ी के बाद, हर जनरेशन के बाद जो नई जनरेशन आती है वो पहले से ज़्यादा क्या होती है, एडवांस होती है। क्यों? क्योंकि पहले की जनरेशन की जो मेहनत थी वो तो उसे गिफ्ट में मिल गई। अब इसके बाद जो वो नया करेगा तो वो दुनिया को क्या करेगा, और आगे लेके जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्या, लैंग्वेज। और दुनिया में बहुत है, हज़ारों हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, अपने इंडिया में ढूंढ के देखोगे तो तुम्हें 50 लैंग्वेज मिलेगी। पूरी दुनिया की बात करोगे तो हज़ारों लैंग्वेज दुनिया में हैं। तो और जैसे, और कोई काम अगर हमें किसी को दिखाना हो, कुछ समझाना हो कि ये चीज़ कैसे करना है, तो हम उसे किसी लैंग्वेज में लिख के दे देते हैं। अगर उस बंदे को वो लैंग्वेज आती है तो वो उसको पढ़ के समझ के अपना काम करता है। तो यहाँ सेम यही चीज़ कंप्यूटर के साथ भी है। कंप्यूटर में जो कुछ बना है वो किसी न किसी लैंग्वेज में बना है, और दुनिया में कंप्यूटर की बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। जैसे अगर नाम बोलें, क्या एक सी लैंग्वेज है, एक C++ है, जावा है, C# है, C# बोलते हैं या C# बोलते हैं, पाइथन है, पर्ल है, PHP है, रूबी है, स्काला है। ऐसे अगर लैंग्वेज के नाम बोलना शुरू करें तो कम से कम 200-300 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, और उन्हीं लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जो ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं उनमें एक लैंग्वेज और भी है, क्या, जावा, जो बड़ी फेमस है, बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, आज भी बहुत यूज़ होती है। ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज है, जावा। ठीक है, अच्छा अब बताओ हर लैंग्वेज में क्या होता है। हर लैंग्वेज में दो चीज़ें मेन, एक शब्द जिनका होता है कुछ अर्थ, और नंबर 2 उस लैंग्वेज का ग्रामर या व्याकरण। होता है कि नहीं होता है? जैसे हिंदी का है कि हम कुछ लिखते हैं, अंतिम में क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। हाँ, फुल स्टॉप लगाते हैं कि नहीं? कुछ तो शब्द होते हैं और बाकी व्याकरण। अगर हम फुल स्टॉप गलत ढंग से लगाएंगे तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा ना। सही जगह कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, तभी तो बात सामने वाले के ढंग से क्या आएगी, समझ में आएगी। तो दो चीज़ें होती हैं हर भाषा के साथ, एक उसके शब्द जिनका होगा कुछ अर्थ, और प्लस उस भाषा का अपना एक क्या, ग्रामर या व्याकरण। यही दो चीज़ें होती हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो अब अगर हम बात करें, अब देखो जो कंप्यूटर है ये हिंदी इंग्लिश नहीं समझता। कंप्यूटर जो है वो हिंदी इंग्लिश नहीं समझता। कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, तो इसीलिए कई लैंग्वेजेस बनाई गई
जो कंप्यूटर इंजीनियर्स थे पुराने या साइंटिस्ट कहो जो थे, उन लोगों ने कंप्यूटर को अपनी, देखो हम तुमको समझाना है तो हमें हिंदी आती है, तुम्हें हिंदी आती है, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें अपनी बात समझा देंगे। लेकिन इस कंप्यूटर को तो हिंदी नहीं आती ना, इस कंप्यूटर को न हिंदी आती है न इंग्लिश आती है। इसके लिए अगर इस कंप्यूटर से तुम्हें कोई काम करवाना है तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, किसी लैंग्वेज की, ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझता, इसको क्या करता हो, कंप्यूटर समझता। तो ऐसे दुनिया में बहुत ढेर सारी क्या हैं, लैंग्वेजेस हैं। उसमें से एक ये भी है जिसका नाम क्या है, जावा। ठीक है, इसको बनाया किसने, ये 92-93 के आसपास आई थी, 93 भी नहीं, शायद 94-5 में आई थी, हाँ 94-5 में आई थी। और इसको जब बनाया गया पहली बार, ठीक है, तो इसका इन लोगों ने नाम क्या रखा था, जावा। जावा लैंग्वेज का क्या रखा, नाम रखा। और उसको क्या किया, उस लैंग्वेज को डेवलप किया। उस लैंग्वेज में किस चीज़ का क्या मतलब होगा पहले ये डिफाइन किया, उस लैंग्वेज का क्या व्याकरण होगा ये तय किया, और इसके बाद उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें सीखना क्या है, हमें यही लैंग्वेज सीखनी जिसको कंप्यूटर समझ पाए। ठीक है, अब अच्छा बताओ, इस कंप्यूटर में दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं, बहुत है, हजारों लैंग्वेज है। मतलब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, आप आम बोलचाल वाली भाषा छोड़ दो, हिंदी इंग्लिश छोड़ दो, सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेजेस दुनिया में कितनी हैं, हजारों। अब अगर इस कंप्यूटर को हजारों भाषाएं सिखाओगे तो हर भाषा सिखाने के लिए इसमें एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर में लग के आए तो तुम्हारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा, और क्या होना शुरू हो जाएगा, हैंग होना। तो इसीलिए जब भी कोई लैंग्वेज आपको, जैसे इस समय मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हम काम कर रहे हैं ये क्या है, विंडोज़, लेकिन हम लैंग्वेज यूज़ करना क्या चाहते हैं, जावा। हम चाहते हैं जिस लैंग्वेज को यूज़ करना उसका नाम क्या है, जावा। तो हमें सबसे पहले इस लैपटॉप को जावा समझने लायक बनाना होगा। मान लो हमें जावा आती है लेकिन ये कंप्यूटर जावा नहीं समझता, तो बात नहीं बनेगी ना। अगर हमें काम करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो लैंग्वेज हमें भी पता होनी चाहिए और वो लैंग्वेज इस कंप्यूटर को भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, तो जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, जावा लैंग्वेज। ठीक है, तो जावा लैंग्वेज तुम्हारे कंप्यूटर पे डायरेक्टली काम नहीं करेगी। इसके लिए तुम्हें जावा का कोई जावा लैंग्वेज का एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी ये कंप्यूटर जावा लैंग्वेज को समझेगा। आप एक नया लैपटॉप खरीद के ले आओ, और जावा में कुछ लिखो, कोड लिखो और बोलोगे तो वो उसको समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा भैया क्या फालतू लिखे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उस लैंग्वेज को समझने का सॉफ्टवेयर इसमें डाल दोगे, इसके बाद यही कंप्यूटर जावा को समझना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए हमें जावा लैंग्वेज यूज करनी है, और जब जावा लैंग्वेज यूज करेंगे तो इसीलिए हमको सबसे पहले कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और एक सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा क्या, एक तो मिलेगा JDK। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है JDK, मतलब क्या, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट इसका नाम है। और इस JDK के, तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे अगर जावा में काम करना है तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा, जो कि आई थिंक सबके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, क्योंकि रिंकू सर ने तुम लोगों के सिस्टम पे इंस्टॉल करवा दिया होगा। तुम लोगों ने क्या इंस्टॉल किया था, JDK। जब तुम्हारे पास JDK आएगा मतलब अब तुम जावा में डेवलपमेंट या जावा में कोडिंग कर सकते। क्लियर है ये? तो पहली लैंग्वेज की शुरुआत कैसे हुई? देखो, पहले की अगर पहली लैंग्वेज की बात करो तो कंप्यूटर तो सन 40-45 से आ चुका है। आज से 80 साल पहले ही कंप्यूटर क्या हो गया था, आ गया था, बड़ा था। लेकिन जानते हो तब समस्या क्या थी दुनिया में, तब दुनिया में कोई, जैसे अभी क्या है, एक लैंग्वेज बन गई जिसे सब जानते हैं। पहले ऐसा नहीं कंप्यूटर काम करता था, पहले जो कंप्यूटर काम करता था वो इंजीनियर अपनी लैंग्वेज खुद बनाता था और फिर उसमें कोडिंग करता था। इससे बड़े चैलेंज आने लगे, इंजीनियर्स कंपनी वालों को, बिजनेस वालों को ब्लैकमेल करने लगे। भाई हमने अपनी भाषा बनाई, उस लैंग्वेज में हमने क्या किया, काम किया, और बाद में 6 महीने बाद उससे कहा पैसा डबल करो नहीं हम कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। अब समस्या कंपनी के सामने, ये दूसरे आदमी को ले आएंगे तो वो ये लैंग्वेज जानता ही नहीं। हाँ, अब उसको तो सीखना पड़ेगा ये लैंग्वेज, तो ये काम बाद में करेगा। 4-6 महीने तो कहेगा भैया हमको तो पहले वो सीखना है जो वो आदमी लैंग्वेज बना के गया है। इसी वजह से
आज के 40-50 साल पहले इस चीज़ को लेके बहुत काम हुआ। जब लोग बिजनेस वाले परेशान होने लगे तो एक समझ लो पूरे वर्ल्ड की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जब एक मीटिंग हुई जहाँ डिसाइड किया गया कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, काम ऐसे चलेगा कि कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें बनाओ और उसी को पूरी दुनिया फॉलो करे, तो ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लो हम अपनी लैंग्वेज बना के उसमें सॉफ्टवेयर बना देंगे और हम कंपनी छोड़ के चले जाएंगे तो उस सॉफ्टवेयर को कोई मेंटेन या संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वो लैंग्वेज आती ही नहीं। और ये लैंग्वेज किसको आती है? सिर्फ दुनिया में सिर्फ हमें आती है। तो हम उसको ब्लैकमेल करेंगे सामने वाली कंपनी को। इसीलिए कहा गया कि चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया जाए, स्टैंडर्ड हो, कुछ कॉमन लैंग्वेजेस बनाई जाए और वही लैंग्वेज सारी दुनिया यूज करे। तो इसका ये बेनिफिट था। हम कंपनी छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, जावा जानने वाले दुनिया में लाखों, मेरी जगह क्या करेगा? वो दूसरा आएगा, दूसरा काम करेगा। ठीक है, इसलिए ये स्टार्ट हुआ। और लैंग्वेजेस जैसे और भी हैं, सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज आती है कोबोल, सन 70-70 में आई थी। ठीक है, फिर इसके बाद 76-77 में लैंग्वेज आई थी सी, जो सी लैंग्वेज आई थी बड़ी फेमस लैंग्वेज थी। बाद में उन्होंने एक नया वर्जन अपना दिया, क्या? C++। फिर 93 में वो पाइथन आई, 95 में जावा आई। ठीक है, उसी जब पाइथन आई थी उसी के 1-2 साल बाद रूबी आई। तो लोगों ने लैंग्वेज बनाया। ठीक है, ये लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिनको जानने वाले दुनिया में ढेर सारे। तो ये चीज़ की गई कि स्टैंडर्डाइज किया जाए चीज़ें। तो ऐसे ही एक लैंग्वेज जावा है, और हर लैंग्वेज में अपना काम होता है। वही काम तुम उस लैंग्वेज से भी कर सकते हो और वही काम दूसरी लैंग्वेज से भी कर सकते हो। हम लोगों ने डिसाइड किया है जावा। हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग सीखेंगे क्या? जावा, काम करेंगे जावा पे। क्यों? ऐसा नहीं हमें कोई जावा से प्यार है या जावा हमें पैसा दे रहा है, इसलिए क्योंकि दुनिया में जावा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। भाई जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होगी उसी में तो ज़्यादा नौकरियाँ मिलेंगी। एक ऐसी लैंग्वेज है जो 1 साल पहले आए, जिसको यूज़ करने वाले ज़्यादा नहीं, अगर हम उसे सीख भी लेंगे तो हमें नौकरी जल्दी नहीं मिलेगी। क्योंकि हम जब भी किसी कंपनी में जाएगा तो कहेगा भैया ये लैंग्वेज तो हम लोग यूज़ नहीं करते, हम तो फलाने लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये लैंग्वेज सीख के आओ तो हमारी कंपनी में तुम काम कर सकते हो, है ना। तो सर बिल्कुल डॉटनेट कोई लैंग्वेज नहीं है, डॉटनेट एक फ्रेमवर्क है। डॉटनेट एक फ्रेमवर्क है। डॉटनेट के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है वो है यही C#। इसको C# भी पढ़ते हैं या C#। चलती है और उसमें VB चलती है। ये सब किसमें चलते हैं? डॉटनेट में चलते हैं। और जावा वाले अलग हैं। तो जावा सबसे पहले बनाया जिस कंपनी ने बनाया वो सन माइक्रो सिस्टम्स थी। एक कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम्स, उसी ने जावा का डेवलपमेंट पहली बार किया, एक लैंग्वेज बनाई और धीरे धीरे ये पॉपुलर होती चली गई। आज को मेरे ख्याल से 27-28 साल बीत चुके हैं जावा को आए हुए, और इस समय दुनिया में करोड़ों लोग जावा लैंग्वेज क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। और हम जावा इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए वही काम दूसरी लैंग्वेज से हो सकता है, क्योंकि जावा में तुम्हें नौकरी के चांसेस क्या मिलेंगे? ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कोई एक लैंग्वेज जब कंप्यूटर की सीख जाते और तुमसे फिर कहे कोई कि आप दूसरी लैंग्वेज पे काम करना, तो तुम ये मान के चलो वो दूसरी लैंग्वेज भी तुमको 80% आती है। बिल्कुल कंसेप्ट वही रहेगा। अच्छे ये बताओ, चाहे लैंग्वेज बदल जाए लेकिन काम तो तब भी वही हो रहा है। चाहे हिंदी में भी पानी मांगते हो, इंग्लिश में भी पानी मांगते हो, काम तो क्या है? एक ही है ना भाई। कि तो इसीलिए एक लैंग्वेज तुमको आती है तो ये मान के चलो दुनिया की जो भी दूसरी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, वो तुमको 80% आती है, क्योंकि हर लैंग्वेज में कंसेप्ट क्या है? सेम। ठीक है, तो हम लोगों ने चुना क्या? लैंग्वेज जावा। अब हम चाहते हैं इस कंप्यूटर पे कोडिंग करें किस लैंग्वेज में? जावा लैंग्वेज में। तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें एक सॉफ्टवेयर नेट से चाहिए होगा जिसका नाम क्या है? JDK। तुम अगर नेट पे सर्च मारोगे मिलेगा फटाक से। तुम लिखो JDK डाउनलोड। अगर करते तो पहला ही जो रिजल्ट आता उस पर क्लिक करते, अंदर तुमको जावा की साइट पे लेके चला जाता। ये जावा लैंग्वेज किसने बनाई थी? सन माइक्रो सिस्टम्स ने। लेकिन आज के 4 साल पहले 5 साल पहले सन माइक्रो सिस्टम्स बिक गई। इसको खरीदा किसने? ओरेकल ने। ओरेकल भी एक कंपनी है, फेमस कंपनी है सॉफ्टवेयर की। इसमें 50,000 एम्प्लॉई हैं और उनका एक डेटा ओरेकल डेटाबेस बहुत फेमस है। ठीक है, तो उन लोगों के पास पैसा था, उन लोगों ने सन माइक्रो सिस्टम्स को क्या किया? खरीद लिया। अब जावा की साइट पे जाते हो तो देखो वहाँ पे सन माइक्रो सिस्टम्स का नाम नहीं मिलता, अब वहाँ नाम मिलता है किसका? ओरेकल।
क्योंकि जावा अब प्रॉपर्टी किसकी है भाई? जब कोई कंपनी बिक जाती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी दूसरे की हो जाती है। जो उसने रिसर्च की है, जो काम किया है, जो बनाया है, सब किसका हो गया? दूसरी कंपनी का। ठीक है, तो चलो एक लैंग्वेज हमने देखा क्या कि जावा लैंग्वेज स्टार्ट कर। इसके लिए तुम्हारा कंप्यूटर जावा लैंग्वेज को समझे, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले जेडीके नाम का, जिसे कोई बोलते हैं क्या, जावा डेवलपमेंट किट, ये सॉफ्टवेयर तुमको अपने सिस्टम पे पहले इंस्टॉल करना होगा। और ये करने के बाद अगर तुम चेक करना चाहते हो, जैसे मान लो किसी का सिस्टम पाए और उसमें जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं है, अगर तुम्हें चेक करना हो तो क्या करो, ये विंडो आर, हमने क्या प्रेस किया, विंडो आर, ठीक है, और यहाँ पे लिखो तुम क्या, CMD। CMD जब क्लिक करोगे तो एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे बस इतना लिखो, जावा हाइफन वर्जन, दिख रहा है? और जैसे ही तुम इंटर मारोगे तो यहाँ आ गया ओपन जेडीके, वर्जन क्या है, 21.0.2 है। ठीक है, ये इस सिस्टम पे पड़ा हुआ है। और अगर यही इस सिस्टम पे जेडीके इंस्टॉल नहीं हुआ होता और यही लाइन चलाते लिखते जावा स्पेस हाइफन वर्जन, तो कहता कि जावा इज नॉट एन ऑपरेबल कमांड। वो कहता कि हम जावा फावा वर्ड जानते नहीं हैं। ये जानता है तुम्हारा कंप्यूटर अब, क्यों? क्योंकि जेडीके सिस्टम पे इंस्टॉल किया गया है। और ये चीज़ तुम चेक भी कर सकते हो कहाँ इंस्टॉल्ड है। तुम जाओ अपनी पीसी में, सी में जाओ और प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, तुमको देखोगे एक जावा नाम का एक फोल्डर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये क्यों बना? क्योंकि तुमने सिस्टम पे जेडीके इंस्टॉल किया और इसके अंदर ये दे। तो सबसे पहले अगर जावा फोल्डर दिख रहा है और इसके अंदर जाओ और देखो जेडीके दिख रहा है कि नहीं, इसका मतलब है इस सिस्टम पे जावा इंस्टॉल्ड है। और किस लोकेशन पे है? सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर तुम देख रहे हो जेडीके नाम। तुम सब कंफर्म हो गए कि इस सिस्टम पे जावा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और दूसरा तरीका ये चेक करने का ये भी है कि तुम कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, CMD खोलो और इस पर टाइप कर दो बस जावा स्पेस हाइफन वर्जन। अगर जावा पहले से इंस्टॉल होगी तो ये लिख के आएगा कि कौन जावा है, इसका कौन सा वर्जन है। और अगर नहीं लिख के आएगा, अगर नहीं लिख के आएगा, ये मैसेज देगा दिस इज या जावा इज नॉट एन ऑपरेबल कमांड। इसका मतलब है इस सिस्टम पे जावा इंस्टॉल्ड नहीं। क्लियर है? और देखो अभी यहाँ पे जावा लिखा हुआ है ओपन जेडीके वर्जन 21.0.2। तो पहले ये समझो, जावा 1995 में आई। हम जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, तुम गाड़ी ही सोचो, पहले वैगनार कार कैसी थी, पहला वर्जन कुछ और था, फिर उसमें मॉडिफिकेशन किया, फिर उसमें मॉडिफिकेशन, हम क्या बोलेंगे कि भाई एक वर्जन ऐसा था जिसमें ये फीचर थे, दूसरे वर्जन में उन्होंने क्या किए, मतलब जब उसमें कुछ चेंज होता है तो हम उसी को बोलते हैं क्या, नया वर्जन। जावा 1.0 से शुरू हुआ था आज के 30 साल पहले, आज कहाँ तक पहुँच चुका है, जावा 21। इस समय जो वर्जन चल रहा है लेटेस्ट है वो कौन सा है, 21। तो हम लोगों ने क्या किया, सिस्टम पे क्या डाल दिया, हम भाई लेटेस्ट ही डालते हैं। भाई लेटेस्ट में सारी खूबियाँ होंगी, पुराना यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो नए में, भाई नया का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि 1 साल बाद उनका मन करता है चलो यार वर्जन 1 से 2 कर दें। जब 1 से 2 वो वर्जन करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें नई डाले होते हैं। जावा 1 में कम फीचर रहे होंगे, जावा 2 में उससे ज़्यादा रहे होंगे, जावा 3 में उससे ज़्यादा रहे होंगे। अब हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जावा 21। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि अपने सिस्टम पे हम क्या इंस्टॉल करें, जेडीके को। याद रखिए क्या करना है आपको, डाउनलोड करना है और फिर इसके बाद क्या करना है, इंस्टॉल। जब डाउनलोड करके तुम जेडीके हो गए तो अब इसके बाद तुम जावा में प्रोग्राम लिख सकते हो, चाहे जोड़ किसी भी काम को करने का, प्लस करने का, माइनस करने का, गुणा करने का, भाग करने का, हर चीज़ का अब तुम क्या लिख सकते हो, अब तुम कोड लिख सकते हो जावा लैंग्वेज के अंदर। क्लियर है इतनी बात? अच्छा ये बताओ, अब दूसरी बात पे आते हैं। जावा जो है, जावा के भी 2 वेरिएंट हैं। जावा भी कितने टाइप की है, 2 टाइप की। कैसे समझो, जावा को यूज करने वाले भी 2 तरह के होते हैं। एक तरह हो, जैसे मान लो तुम्हारा लैपटॉप है और तुम्हें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है जो जावा में बना हुआ है।
तो वो सॉफ्टवेयर तुम अपने सिस्टम पे यूज नहीं कर पाओगे। तब तक नहीं यूज कर पाओगे जब तक तुम्हारे पास एक सॉफ्टवेयर न हो जिसको बोलते हैं क्या, JRE। मतलब क्या, इसका नाम है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसकी साइज देखोगे ना तो हाँ, इसकी साइज देखोगे ना, जावा JRE भी डाउनलोड होता है नेट से डाउनलोड करने जाओगे, इसकी साइज चेक करोगे तो कितना मिलेगा, 30-40 MB का होगा। लेकिन जिसके पास JRE है वो सिर्फ क्या कर सकता है, वो किसी दूसरे का जावा में लिखा हुआ कोई सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे चला सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा चाहता है कि हमें कोड जावा में खुद लिखना, एक तो है कि दूसरे के लिखे हुए कोड को अपने सिस्टम पे चलाना, अगर तुम्हारी ये ज़रूरत है तो तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुमको क्या चाहिए, JRE चाहिए जो 30-40 MB का। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि भैया हमें कोड लिखना भी है और हमें कोड चलाना भी है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, JDK और प्लस JRE दोनों की। जब तुम JRE इंस्टॉल करते हो तो कंप्यूटर पे सिर्फ क्या इंस्टॉल होता है, JRE। लेकिन जब तुम JDK इंस्टॉल करते हो तो JDK के अंदर JRE अपने आप रहता है, इंक्लूडेड रहता है। तो जब JDK इंस्टॉल करोगे तो तुमको JDK तो मिलेगा ही मिलेगा, JRE भी मिल जाएगा। अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम कोड लिख भी सकते हो, सॉफ्टवेयर बना भी सकते हो और इस सॉफ्टवेयर को चला भी सकते हो। लेकिन JRE है अगर तुम्हारे पास सिस्टम पे, JDK नहीं है तो तुम कोड लिख नहीं सकते, सिर्फ तुम कोड को क्या कर सकते हो, चला सकते हो, लिख नहीं सकते। भाई अब हम लोगों को तो लिखना है, इसीलिए दो तरह के आदमी होते हैं। जैसे मान लो मेरी एक दुकान है, हमने बिलिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर खरीदा कहीं से और वो सॉफ्टवेयर बना है किसमें, जावा में। तो हमें कोडिंग थोड़ी करनी है, मेरी तो दुकान है, मेरा तो बिजनेस अलग है ना। हम क्या करेंगे, JDK हम क्या डालेंगे, सिर्फ अपने सिस्टम में JRE और अपना सॉफ्टवेयर चलाना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। लेकिन अब एक दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स, वो क्या करते हैं, वो जावा में भाई उनको कोड लिखना है और उनको कोड लिखने से कोड लिखना भी है और फिर चला के देखना भी है कि चीज़ सही चल रही है या नहीं। तो उनको ज़रूरत पड़ती है JDK और JRE दोनों की, लेकिन दोनों को अलग अलग इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। JDK इंस्टॉल करोगे तो JRE उसके अंदर रहता है, ये चेक भी कर सकते हो। यही है ना JDK, अंदर जाके देखो। अगर ढूंढोगे इसी के अंदर तुमको एक फोल्डर और मिल जाएगा, क्या, इसी के अंदर या तो JRE की जो फाइलें हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी पड़ी हैं। तो याद रखना, जब JDK है तुम्हारे पास तो समझ लो क्या है, JRE भी है। तुमको JRE अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम कोडिंग भी कर सकते हो, कोड कर भी सकते हो और कोड को चला भी सकते हो। और लेकिन JRE है तो सिर्फ कोड को चला सकते हो, कोड को लिख नहीं सकते। हम लोग को ज़रूरत किसकी है, JDK, क्योंकि हमें दोनों काम करना है। जो कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं या प्रोग्रामर्स होते हैं उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, दोनों की। इसीलिए वो अपने सिस्टम पे क्या डालते हैं, JDK भी डालते हैं और JRE भी डालते हैं। अब जब JDK डाल दिया तो समझ लो अब ये कंप्यूटर इस काबिल हो चुका है कि जावा लैंग्वेज को समझ सके। और अगर तुमने JDK नहीं डाला, JRE नहीं डाला, तब ये कंप्यूटर इस काबिल नहीं है कि जावा में लिखे गए कोड को समझ सके और चला सके। क्लियर है ये? तो बस सबसे पहला काम यही था, JDK और JDK को इंस्टॉल कर। JDK को इंस्टॉल कर लिया तो समझ लो JRE भी इंस्टॉल हो गया। अब तुम कोडिंग करना क्या कर सकते हो, स्टार्ट। अब कोडिंग करोगे तो कोडिंग में क्या है, कोडिंग भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात समझो। तुम लोग यार हिंदी बोलते हो, है ना, हिंदी बहुत बड़ी भाषा है, उसका व्याकरण बहुत बड़ा है। जावा उसके सामने कुछ भी नहीं। जावा तुम्हारी हिंदी इंग्लिश से कंपेयर करोगे तो उसका 10 या 5% भी नहीं है। तुम्हारी हिंदी ज़्यादा मुश्किल थी जो तुमको आती है ऑलरेडी। जावा से लाख गुना मुश्किल क्या, कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी। इसीलिए तुमने अगर हिंदी सीख ली है, हिंदी बोल लेते हो, तो तुम जावा भी सीख सकते हो और जावा में भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब बताते हैं कि सबसे पहला काम क्या करना था, JDK इंस्टॉल करना। अब दूसरा काम करना है क्या, वो चलो उससे कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब तुम्हारा दूसरा काम क्या है, JDK और JRE डालने के बाद अब तुम्हारा काम है कोड करना।
अब क्या करना, कोड करना। तो कोड चाहे तो यार हमें कोड कहाँ करोगे, चाहो तो भाई चाहो तो एक यहाँ लिख दो क्या, नोटपैड। और इस नोटपैड में तुम चाहो तो जावा लैंग्वेज अगर तुम्हें आती है तो उसका कोड लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं, जैसे जावा में पहले क्लास बनाते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा, मतलब कोड करते हैं ना। लेकिन एक चीज़ होती है, जब तुम नोटपैड पे यूज़ करते हो तो तुमको कोई हेल्प नहीं मिलती, हर चीज़ तुम्हें क्या करनी होती है, टाइप करना पड़ता है हर चीज़। जैसे जब जावा नई आई थी ना, तो जो प्रोग्रामर थे वो इसी नोटपैड पे कोडिंग करते थे, तो उनको हर चीज़ याद रखनी पड़ती थी। ठीक है, हर चीज़ क्या होती है, याद रखनी पड़ती थी। और लिखते समय कभी कभी कामा इधर उधर हो गया, कुछ इधर उधर मिस हो गया, तो फिर वो चलता नहीं था। इसीलिए कुछ लोगों ने क्या किया कि जावा पे डेवलपमेंट करने के लिए, जावा में कोड करने के लिए कुछ लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए। क्या बनाए गए, क्या बनाए, सॉफ्टवेयर। उन सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं क्या, आईडी। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये भी आईडी भी अपने आप में क्या है, एक सॉफ्टवेयर। तो अगर हम जावा नोटपैड पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो मेरी स्पीड बहुत क्या होगी, स्लो होगी, बात नंबर 1। बात नंबर 2, हमसे गलतियां होने के चांस भी क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, है ना। तो इसीलिए अगर तुम कोई आईडी डाल दोगे जावा की कोई क्या डाल दो, क्या डाल दोगे, आईडी, तो तुम्हारे लिए कोड करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, आसान भी हो जाएगा, और प्लस हर चीज़ का तुम्हें, हर चीज़ पे जब लिखोगे तो तुम्हारा वो जो आईडी नहीं है, आईडी है, ये तुम्हें खुद ही हेल्प करेगा। आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये देखो, ये एक सॉफ्टवेयर है। अब दुनिया में एक ही आईडी नहीं, जावा को चलाने के लिए कई कंपनियों ने अपनी अलग अलग आईडी या अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, और उसमें एक फेमस है बहुत, क्या, इक्लिप्स। ठीक है, इक्लिप्स की हिंदी क्या होती है, ग्रहण। इक्लिप्स की हिंदी क्या होती है, ग्रहण। तो इक्लिप्स एक क्या है, आईडी है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके सहारे आप तेजी से, अच्छे से, बिना गलती के प्रोग्रामिंग कर सकते हो। वही काम नोटपैड में करोगे तो क्या होगा, तुम्हें स्लो होगा, गलतियां होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। इसीलिए ऐसा नहीं सिर्फ इक्लिप्स है। अगर हम फेमस 3 आईडी की बात करें जो जावा को सपोर्ट करते हैं, तो एक इक्लिप्स है, एक इंटेलीजे है, और एक और फेमस है क्या, नेटबीन्स। तो इन तीनों में से चाहो तो किसी को भी तुम जावा में कोडिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। और इक्लिप्स लेकिन मार्केट में ज़्यादा चलता है, इक्लिप्स और इंटेलीजे। तो वैसे एक चीज़ ये भी बता दें, भले अलग अलग कंपनियों की ये आईडी हैं, लेकिन लगभग काम सब क्या करते हैं, सेम ही करते हैं। और इक्लिप्स बहुत यूज़ होता है, इक्लिप्स बहुत यूज़ होता है, इसलिए हम लोग भी क्या यूज़ करेंगे, इक्लिप्स। तो चलो भाई, तो इस सिस्टम पे क्या होना चाहिए, इक्लिप्स। अगर इक्लिप्स नहीं है कोई बात नहीं, नेट पे जाओ, इस पे है। एक काम करते हैं, ये देखो इनके सिस्टम पे है, वैसे ये देखो ये है इक्लिप्स इनके ऊपर। अब जिसके सिस्टम पे नहीं भी है वो क्या करेगा, एक मिनट पहले कोई, चलो ये दिखाते हैं ना इक्लिप्स भी कैसा यूज करना है। तो इक्लिप्स भी 2 तरह के मिलेंगे, और ये अब तुम नेट पे सर्च करोगे क्या, इक्लिप्स डाउन, आ गए। अब इस साइट पे जाओ, ध्यान देना है, क्या करना है, डाउनलोड। इसको इक्लिप्स को इंस्टॉल करने के 2 तरीके, मतलब इक्लिप्स यूज़ करने के 2 तरीके। या तो इक्लिप्स का इंस्टॉलर डाउनलोड करो,
और उस इंस्टॉलर को फिर क्या करो, सिस्टम पे डबल क्लिक करके, जैसे नहीं दुनिया भर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ऐसे ही इस सॉफ्टवेयर को क्या करो, इंस्टॉल करो। एक तो ये तरीका है, और दूसरा एक तरीका और भी है कि इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे कॉपी करो, सीधे डाउनलोड करो, और वो ऑलरेडी क्या होगा, जिप्ड होगा, उसको क्या करो, अनजिप करो। अनजिप जानते हो ना, जैसे नहीं होता कि हम कंप्रेस कर देते हैं फाइलों को, हाँ, तो उसी को बोलते हैं क्या, जिप करना। और फिर जब उसको खोलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, अनजिप करना। अब जैसे यहाँ आ जाओ, यहाँ पे इक्लिप्स आ गया। अब यहाँ देखो बता रहा है कि डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। तो अगर तुमने इस पर अभी क्लिक कर दिया तो जानते हो तुम्हारे पास जो डाउनलोड होगा वो इक्लिप्स का इंस्टॉलर होगा, और इंस्टॉलर को आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम तो कहेंगे ये अच्छा तरीका नहीं है। दूसरा एक तरीका देखो, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, डाउनलोड पैकेजेस लिखा है ना, तो इस पर क्लिक करना है, ये वाला मत डाउनलोड करना। सर इसमें उसमें क्या दिक्कत है? हाँ दिखाते हैं, पहले ये देखो, ये, और इसको यहाँ देखो तुमको मिलेगा। फिर देखना जो ये ऊपर है ये भी इंस्टॉलर है, इसको ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा कहाँ जाना है, नीचे। अब यहाँ दिख रहा है तुमको एक और, इक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर्स। ये तुम्हें यूज़ करना, तुम्हें जावा में डेवलपमेंट करना है, कोड करना है ना, तो इसी को यूज़ करना है। ठीक है, अब ये बताओ, जैसे ये कौन सा सिस्टम है, विंडोज़, ये सिस्टम है विंडोज़। भाई कंप्यूटर में लाइनक्स भी आता है, मैक भी आता है, अलग अलग क्या है, उनको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तुम पहले देखो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, मेरा कौन सा है, विंडोज़। तो यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ 3 तरह के, कि चाहो तो विंडोज़ के लिए ये वाला डाउनलोड करना है, मैक के लिए, एप्पल के लैपटॉप के लिए ये वाला यूज़ करना है, लाइनक्स के लिए ये यूज़ करना है। मेरा मन क्या है, विंडोज़ पे काम करना है, तो हम इसको क्या करेंगे फिर। सर ये क्या है जो नीचे लिखा हुआ? क्या लिखा था, ये जो इक्लिप्स ID फॉर एंटरप्राइजेज जावा। देखो इसी में इक्लिप्स के भी कई वेरिएंट हैं। इक्लिप्स देखो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो लोगों की ज़रूरत भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे ये वाला इक्लिप्स डाउनलोड करोगे तो ये शायद 200-250 MB का होगा, ये वाला डाउनलोड करोगे तो हो सकता है 400-500 MB का होगा, ठीक है, 520 MB का होगा। तो इसमें कुछ फीचर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, लेकिन तुम्हें ये भी तो सोचना है कि तुम्हें उन फीचर्स की ज़रूरत है भी या नहीं। हमें जिन फीचर्स की ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतें हमें जावा की इस वेरिएंट से मिल जाती हैं। मतलब जो ऊपर वाला काम करेगा वो नीचे वाला वो उतना काम तो करेगा ही, कुछ एक्स्ट्रा भी करेगा, लेकिन तुम्हें उस एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों 520 MB वाला डाउनलोड करोगे। भाई 520 MB वाला डाउनलोड करोगे तो वो कई एक्स्ट्रा चीज़ें देगा, और वो एक्स्ट्रा चीज़ की अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं तो फालतू है, तो फालतू चीज़ें क्यों ले रहे हो तुम। वही हाँ, इंटरप्राइज का मतलब होता है कंपनीज के लिए यूज़ करना। और देखो जावा एंड वेब डेवलपर्स लिखा है, जावा एंड वेब डेवलपर्स मतलब जो जावा में सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। याद रखो हम भी जावा सीख रहे हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जावा नहीं सीख रहे हैं, टेस्ट करने के लिए। तो अगर हम इसको लेंगे तो बेवजह फालतू चीज़ें कुछ मिलेंगी जिनका हमें कोई यूज नहीं है, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, इक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर्स, और उसमें भी विंडोज़ वाला, क्योंकि मेरे सिस्टम पे क्या है, विंडोज़ है। अब यहाँ पहुँचोगे, अब यहाँ से क्या करोगे, क्लिक करो, देखो यहाँ डाउनलोड होना क्या हो गया, ये स्टार्ट हो गया। ये आई थिंक इनके सिस्टम पे पहले से पड़ा हुआ है, इनके सिस्टम पे पहले से पड़ा हुआ है। और जानते हो कहाँ पे है, डाउनलोड्स में होगा, PC में जाओ, डाउनलोड्स में जाओ, ये ऑलरेडी इंस्टॉल डाउनलोड अपने सिस्टम पे कर चुके हो। जानते हो हमें यूज करना है, देख रहे हो ये जो आइकन बना हुआ है इसका क्या मतलब होता है, ये जिप किया गया है। क्या किया गया है, जैसे हम लोग कई बार ऐसा नहीं करते, किसी को फोटो भेजनी, मेरी 100 फोटो है, भाई तुमको 100 फोटो मेल पे भेजनी है। एक तो ये है कि 100 मेल भेजें और 100 फाइलें अलग अलग क्या करें, अटैच करें, फिर तुमको भेजें। भाई मान लो हमको 100 फोटो तुम्हें व्हाट्सएप पे भेजनी है, तो एक तरीका ये है कि हम एक एक करके 100 फोटो भेजें, और एक तरीका मेरे पास ये भी है, उन 100 फोटो को जिप कर दें, तो साइज़ भी क्या हो जाएगी उनकी कम, और वो जो जिप हुई फाइल है वही हम क्या करेंगे, तुम्हें भेज देंगे,
और तुमको फोटो देखनी होगी तो जिप, तुम्हारे पास तो जिप्ड फाइल है, तुम उसे क्या करोगे, अनजिप करोगे, तो सारी 100 फोटो क्या हो जाएंगी, दिखने लगेंगी, है ना। तो ये जब डाउनलोड करते हो तो ये जिप्ड वर्जन मिलता है। कैसे हमें यूज़ करना होता है, इसे कॉपी करना होता है, इसे कॉपी कर लो। चलो हम कहाँ कॉपी कर दे रहे हैं, यहीं डेस्कटॉप पे एक वो बना दे रहे हैं, एक नया फोल्डर बना दे रहे हैं और इसका नाम रख दे रहे हैं, सपोज करो क्या, सॉफ्टवेयर्स, और इसके अंदर गए और हमने क्या किया, कॉपी किया। तो वही जो डाउनलोड हुआ था डाउनलोड से उसे कॉपी करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अभी ये क्या है, जिप्ड है, अभी क्या है, ये जिप्ड है। यूज़ करना है तो इसे क्या करना होगा, अनजिप करना। अनजिप कैसे करते हो, राइट क्लिक करो, यहीं पे ऑप्शन आएगा क्या, एक्सट्रैक्ट का। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, अनजिप करना। एक्सट्रैक्ट हियर कर दो, ये देखो अब ये अनजिप होना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। बगल में देखो अनजिप होके यहाँ पे आ जाएगा। और ये देख लो अच्छा साइज कितनी है इसकी, साइज कैसे पता करोगे, जैसे ये जिप वाले की साइज, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, तुमको दिखेगी इसकी साइज। इसकी साइज कितनी है, 320 MB। इसकी साइज कितनी है, 320 MB है। लेकिन देखो इधर हमने अभी क्या किया है, अनजिप हो गया कि नहीं, हो गया इसमें। अच्छा ये भी डाउनलोड हो गया नया भी, चलो ठीक है। ये देखो ये क्या हो गया, अनजिप हो गया। तो तुमको यही यूज करना है, ठीक है। और एक चीज देखो, जब ये तुम दोनों चीजें देख सकते हो। जब ये जिप्ड था तो इसकी साइज क्या थी, 320 MB। कितनी थी, 320। और लेकिन जब इसको तुम अनजिप किए या एक्सट्रैक्ट किए, अब इसकी साइज देखो क्या है, 368 या 372 MB दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ज़्यादा हो गया ना। वो ऐसे ही समझो कि मेरे पास 10 कपड़े हैं, अगर हम एक बैग में डाल के और चैन लगा देंगे, जिप का मतलब क्या होता है, चैन ही तो होता है, चैन लगा देंगे तो कम जगह में सब एडजस्ट हो गया। लेकिन पहनना होगा, अब उस कपड़े को हमें यूज़ करना है तो बैग सही तो नहीं पहन लेंगे, हमें क्या करना होगा, बोले उसे अनजिप करना होगा, चेन खोलनी होगी, कपड़ा निकालेंगे तो सिंपल सी बात है वो जगह क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। और दूसरी एक चीज़ ये भी आएगी प्लस पॉइंट, एक तो जगह ज़्यादा लेगा, ठीक है। और लेकिन अब वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अब उस कपड़े को हम क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं। जब तक वो बैग के अंदर है तब तक हम उसे पहन नहीं, बैग के अंदर रखने का मतलब क्या है, जिप करके रखा गया है। तभी देखो एक बैग में हम 20 कपड़े डाल देते हैं, दबा के रख देते हैं और चैन क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वही क्या हो गया, जिप करना। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले चीज़ को क्या करना पड़ेगा, अनजिप करना होगा, मतलब चेन खोलना और सारी चीज़ों को बाहर निकालना, तभी तो यूज कर पाओगे। तो वही यहाँ भी करना था। और ये अच्छा हमने क्या किया, अभी डाउनलोड किया, नंबर 1 बात। फिर दूसरा का क्या किया, अनजिप किया। और तीसरा हम सीधे यूज करने जा रहे हैं। सीधे क्या करने जा रहे हैं, सीधे यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ एक लेकिन आता है, इक्लिप्स अगर तुमने ये वाला डाउनलोड किया होता, कहाँ से, जो एकदम सामने ही दिख रहा था, जैसे ये इंस्टॉलर वाले को, तो ये भी डाउनलोड होता है। लेकिन इसको डाउनलोड करने के बाद इसको डबल क्लिक करके क्या करना पड़ता, तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ता। 2-4 मिनट का क्या लेता है, समय लेता, तब इंस्टॉल होता। लेकिन हमने जो वर्जन लिया है उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस डाउनलोड करो, अनजिप करो और सीधे क्या करो, यूज़ करो बिना इंस्टॉल किए। जैसे ये अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर तरीका कौन सा अच्छा है, या इंस्टॉलर या फिर इस तरह से यूज़ करना, बिना इंस्टॉल किए यूज़ करना। देखो जब इंस्टॉलर तुम यूज़, ध्यान समझना, जब तुम इंस्टॉलर यूज़ करते हो तब दिक्कत ये होती है, तुम ही बताओ अच्छा, मान लो तुम्हारे पास किसी सॉफ्टवेयर का, मान लो तुम्हारे पास वो है अमेजन, तुम्हारे मोबाइल में अमेजन नाम का ऐप, तो वो पुराना वर्जन है, नया चाहिए होगा तो क्या करो, नया डाउनलोड, नया ऐप इंस्टॉल करोगे, तो नया करोगे तो पुराना हटा के नया रख देगा ना, तो अब तो पुराना वाला नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा तुम्हें, नया वाला। लेकिन इसमें एक क्वालिटी है, क्योंकि ये इंस्टॉल नहीं होता तो तुम चाहो तो नए पुराने सारे एक साथ इस सिस्टम पे रख सकते हो, इसका ये फायदा। और अगर इंस्टॉलर यूज करते तब क्या होता, अगर इंस्टॉलर यूज करते तो नया डालते तो पुराना चला जाता, एक टाइम पे कितने रहते, एक रहता। लेकिन आज जब तुम ये यूज करते हो
जो डाउनलोड पैकेज जिसमें तुम क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करते हो, उसमें ये सब झंझट नहीं रहती। इसमें ये फ़ायदा है कि ये इक्लिप्स का मेरे पास कौन सा वर्जन है, देखो 2024-03 ये वाला वर्जन है। मेरा मन है 2022-03 वाला भी, तो वो भी हम सिस्टम पे रख लें। हम चाहें तो इक्लिप्स के 10 वर्जन अपने सिस्टम पे रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इंस्टॉलर यूज़ करेंगे तो एक टाइम के कितने वर्जन रहेंगे, एक। नया डालोगे पुराना हट जाएगा, लेकिन अब नया पुराना सब हम इकट्ठे एक साथ रख सकते हैं। सर 10 रख के 10 को एक साथ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही सिस्टम एकदम यूज। लेकिन इंस्टॉलर अगर यूज़ करोगे तो एक ही रहेगा, नया डालोगे तो पुराना। अरे हम कह रहे हैं ये जावा का मेरे पास 2024-03 है, वहाँ जाके देखो पुराने वर्जन भी मिलेंगे, पुराना भी डाउनलोड करोगे, उसमें भी क्या मिलेगी, एक जिप, उसको भी करोगे एक्सट्रैक्ट, उसको भी करो यूज़, तो ये भी यूज़ करो, नया भी यूज़ कर सकते हो, और कौन सा यूज़ कर सकते हो, पुराना। लेकिन इंस्टॉलर यूज़ करोगे तो भाई नया डालोगे तो पुराना अपने आप क्या होगा, हट जाएगा। स्पेस सबके लिए अलग अलग देना पड़ेगा। हाँ वो चीज़ें तो, वो कंसेप्ट तो आगे आते हैं। अभी इतनी बात समझ में आई। अब देखो मेरे सामने है क्या, इक्लिप्स है ना, और इक्लिप्स यूज़ अगर करना है तो इसके अंदर देखो ये है, जानते हो ये पूरा कई चीज़ें दिख रही है ना, इसमें ये जो दिख रहा है, ये इक्लिप्स का जो चिन्ह दिख रहा है, ये गोला सा है ना, इसी को तुम्हें क्या करना है, यूज़ करना। सर ये सब क्या है भाई देखो ये इसकी साइज़ कितनी है, 521 है, जबकि ये जो इक्लिप्स है ये कितने MB का है, 372 MB का है। तो ये इसको सपोर्ट करेंगी तभी चलेगा। मान लो हम इसे यहाँ, देखो ध्यान से, इसे यहाँ पे क्या करें, कॉपी करें और डेस्कटॉप पे ले आके क्या कर दें, पेस्ट कर दिया। अब इसको जरा हम चलाएं, नहीं चलेगा, इसमें कुछ नहीं है। बस ये समझ लो, जैसे ये समझो कि तुम्हारे पास एक मशीन है और मशीन के साथ एक क्या है, बटन है, लेकिन चलने के लिए बटन के साथ मशीन होनी चाहिए ना। अब बटन हम उखाड़ लिए, गए घर और बटन दबाएंगे तो कुछ चलेगा। ये समझ लो जो तुमको दिख रहा है, बस ये चलाने वाला क्या है, बटन है, और ये बगल वाली जो चीज़ें हैं वही मशीन है। तो इसलिए इनका साथ रहना क्या है, जरूरी है। कभी ऐसा मत करना कि यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया और सोच रहे हो खोले इक्लिप्स, नहीं खुलेगा। कहेगा भैया मेरे जो हमें काम की चीज़ें चाहिए वो मेरे बगल में नहीं। इसीलिए, लेकिन एक चीज़ और देखो, एक कंसेप्ट और होता है, इसे डिलीट कर दें यहाँ से। अब लेकिन अच्छा बताओ, अगर हमें इक्लिप्स यूज करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सॉफ्टवेयर्स फोल्डर में जाना होगा, फिर कहाँ जाना होगा, इक्लिप्स फोल्डर में, और फिर क्या करना होगा, इक्लिप्स पे डबल क्लिक करेंगे और अब इक्लिप्स क्या होगा, ओपन हो जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन अब यही है, बार बार हमको 2-3 फोल्डर के अंदर जाना पड़ा ना, इसीलिए हम लोग एक काम और करते हैं, जानते हो क्या, इसको, ये जो इक्लिप्स वाला आइकन बना है, इसको राइट क्लिक करते हैं और इसके बाद एक ऑप्शन क्या है, सेंड टू डेस्कटॉप। तो जानते हो क्या होता है, डेस्कटॉप पे इसी फाइल का एक क्या बन जाता है, शॉर्टकट बन जाता है। अब इक्लिप्स ओपन करना रहेगा तो हमें बार बार फोल्डर्स में जाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, कॉपी करके पेस्ट करोगे नहीं चलेगा, राइट क्लिक करके अंदर क्या करोगे, सेंड टू डेस्कटॉप करोगे, यहाँ पे उसका शॉर्टकट बन जाएगा, अब चलाओगे तो चलेगा। देखो ओपन हुआ भी है, ठीक है। अब यहाँ से ओपन करें, अब यहाँ से ओपन होगा, ठीक है। अब इक्लिप्स ओपन होगा। अच्छा, इक्लिप्स एक सॉफ्टवेयर है, सब लोगों ने MS ऑफिस देखा है, MS वर्ड, नोटपैड, कंप्यूटर पे कुछ तो देखा होगा, देखा है ना। तो देखो सॉफ्टवेयर्स भी 2 टाइप के होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनको तुम जब चलाते हो तो तुमसे कुछ पूछते नहीं है, वो तुरंत चलने लगते हैं। जैसे नोटपैड है, नोटपैड चलाना है तो तुम्हें कुछ बताना नहीं है, सीधे नोटपैड क्या किया, सर्च मारा नोटपैड और नोटपैड पे क्लिक किया और नोटपैड क्या हो गया, खुल गया, और जो काम करना है करो, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज़, जैसे मान लो हमें कुछ काम करना है नोटपैड पे, तो हम क्या कर सकते हैं, नोटपैड खोल के नोटपैड पे लिख लिया, हमें और उसको जहाँ मन किया वहाँ क्या कर दिया, सेव कर दिया। फिर दूसरी नोटपैड खोली, उसको भी जहाँ मन किया क्या किया, ओपन किया और क्या कर दिया, सेव कर दिया। लेकिन इक्लिप्स ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं। इक्लिप्स ऐसा सॉफ्टवेयर है, जब तुम इसको ओपन करने की बात करते हो कि हम इसको ओपन करेंगे,
तो वो कहता है कि भैया देखो हम डायरेक्ट ओपन नहीं होते, डायरेक्ट हम ओपन नहीं होते, पहले तुम हमें बताओ वो जगह कि किस जगह पे ओपन हो। बहुत सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कोई जगह नहीं मांगते, वो कहते हैं ओपन कर दो जी हमें, हम ओपन हो जाएंगे, उसमें जो लिखना है लिखो, बाद में जहां सेव करोगे हम वहां सेव हो जाएंगे। इसका एक नुकसान होता है भाई, जब ये ऐसा हमें दिखता है तो फिर हम थोड़े कैजुअल हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, जहां मन तहां क्या चीजें करना शुरू कर देते हैं, सेव करना शुरू कर देते हैं, और बाद में दिक्कत हम फेस करते हैं कि यार ये चीज कहाँ रखे हैं, हमें मिल नहीं रही है। लेकिन इक्लिप्स वालों ने इसलिए ये टेक्निक अपनाई, उन्होंने कहा भैया हम तुमको ऐसे इक्लिप्स चलाने ही नहीं देंगे। इक्लिप्स चलाना है तो सबसे पहले तुम हमें बताओ ये कि किस फोल्डर में चलाना है, किस फोल्डर में चलाना है, किस जगह पे चलाना है, तभी हम खुलेंगे। और उसका ये फायदा मिलता है कि तब जब इक्लिप्स खुलता है तो जो काम करते हो इक्लिप्स पे सारा सब कुछ उसी फोल्डर के अंदर रहता है, तो तुम्हारे लिए ढूंढना फ्यूचर में क्या होगा, आसान होगा। और लेकिन बहुत सी लैंग्वेज ऐसी करती है, और दुनिया बहुत लैंग्वेज है, कुछ लैंग्वेज ऐसी करती है कुछ मत करो यार, तुम सीधे खोलो और क्या करो, यूज कर लो। अब उसमें क्या होता है, आदमी कुछ यहाँ सेव कर दिया, कुछ वहाँ कर दिया, कुछ वहाँ कर दिया, और बाद में खुद ही परेशान हो रहा है यार इसको कहाँ रखा, उसको कहाँ रखा। इक्लिप्स वालों ने कहा ये दिक्कत आएगी फ्यूचर, इसलिए इक्लिप्स वालों ने एक नियम लगाया, एक कड़ा नियम लगाया कि भैया हम डायरेक्टली चलाने आपको नहीं देंगे, चलाना है तो पहले ये बताओ किस जगह पे चलाना है। वो जगह पूछता है, नोटपैड जगह नहीं पूछता, पूछ रहा है नोटपैड, देखो यहाँ लिखा, इंटर मारा, नोटपैड खुल गया। कुछ पूछा कि हमको जगह बताओ कहाँ है, कोई वो नहीं पूछेगा। लेकिन इक्लिप्स ऐसा नहीं है, इक्लिप्स जब ओपन होता है तो सबसे पहले जगह मांगता है कि किस जगह पे हमें खुलना, और उसी को बोलते हैं वो लोग क्या, वर्क स्पेस। स्पेस मतलब जगह, वर्क मतलब काम, तो काम करने की जगह पूछता है पहले, कहता है काम करने की पहले क्या बताओ, जगह। और वो जगह कैसी जगह, उसका कुछ नहीं, वो यही कहता है इसी अपने कंप्यूटर में। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, पीले रंग का, इसे बोलते हैं क्या, फोल्डर। सिस्टम पे भैया दो ही चीज होती है, एक फाइल दूसरा फोल्डर, और कोई तीसरी चीज नहीं है तुम्हारे कंप्यूटर में, उसमें मोबाइल में भी एक फाइल है और दूसरा क्या है, फोल्डर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सिस्टम पे भी क्या होता है, फाइल होते हैं और क्या होते हैं, फोल्डर। तो इसको बोलते हैं क्या, देखो ध्यान से, फोल्डर। और ऐसा किस कलर का दिखता है, येलो कलर का ना, ठीक है, ठीक है, फोल्डर। और इसी को जैसे भाई पर्यायवाची नहीं चलता, पर्यायवाची नहीं चलता कि कमल को कमल भी बोल लो, तो ये बोल लो, ये बोल लो, वो बोल लो, तो ऐसे ही फोल्डर का भी पर्यायवाची है जिसका नाम है क्या, डायरेक्टरी। ना डायरेक्टरी, तो चाहो तो फोल्डर बोलो और चाहो तो डायरेक्टरी बोलो, बात एक ही है। कौन है फोल्डर, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, लेकिन ये फोल्डर नहीं है, ये फोल्डर नहीं है। ये लोग क्या है, फाइल है, और ये दोनों, ये तीनों क्या हैं, फोल्डर। पहचान, अरे पीले रंग का एकदम ऐसा दिखाई देगा, एकदम बिल्कुल पीले रंग का दिखाई देगा। और शायद लाइनेक्स वाला सिस्टम यूज करोगे तो वो लोग नीले रंग का फोल्डर बनाते हैं तो नीला दिखाई देगा, साफ साफ समझ में आएगा। फोल्डर ऐसी चीज होती है जिसको खोलो तो उसके अंदर कुछ चीजें तुम रख सकते हो। फोल्डर का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ चीजें क्या कर सकते हो, तुम रख सकते हो, ठीक है। और लेकिन फाइल का मतलब समझो सामान, और फोल्डर का मतलब समझ लो बैग। फोल्डर का मतलब क्या है, बैग, बैग के अंदर सामान रख सकते हो, तो वही कंसेप्ट यहाँ। फोल्डर का मतलब बैग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोल्डर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी भी बोलते हैं। रिसाइकल बिन, हाँ वो भी क्या है, वो भी एक फोल्डर ही है। रिसाइकल बिन भी क्या है, फोल्डर ही है। लेकिन कई बार कुछ फोल्डर्स को वो लोग पीला रंग के बजाय कुछ अलग रंग से दे देते हैं, जो कुछ स्पेशल फोल्डर होते हैं। लेकिन रिसाइकल बिन भी क्या है, फोल्डर ही। दो ही चीज होंगी, एक फाइल और दूसरा फोल्डर। अच्छा, फोल्डर के अंदर भी फोल्डर होंगे। जैसे देखो हमने एक फोल्डर बनाया क्या, सॉफ्टवेयर्स के अंदर एक फोल्डर और कौन सा है, इक्लिप्स के अंदर एक फोल्डर है क्या, कॉन्फ़िगरेशन, ड्रॉप इन्स, फीचर्स के अंदर भी क्या है,
और फोल्डर है। तो देखो, एक चीज होती है क्या, फोल्डर, और फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसे बोलते हैं क्या, सब फोल्डर। जैसे इंस्पेक्टर के अंडर में होता है सब इंस्पेक्टर, वैसे फोल्डर के अंदर क्या होता है, सब फोल्डर। सब फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर हो सकते हैं, उसके अंदर भी सब फोल्डर हो सकते हैं। और दूसरी एक चीज देखो, सब फोल्डर भी बोलते हैं, जो लोग डायरेक्टरी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो लोग बोलते हैं क्या, सब डायरेक्टरी। ठीक है, तो याद रखो, तुमसे जब इक्लिप्स तुमने खोलने की कोशिश की है तो इक्लिप्स तुमसे वही पूछ रहा है कि भैया हमको खुलना है, लेकिन पहले कोई फोल्डर बताओ। कोई नहीं लगा है कुछ? हाँ, लो वो कटा तो नहीं होगा? कट गया होगा सर, ये बंद हो गया ना, ये बंद हो गया नहीं प्रोजेक्टर।